क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमें खुश क्यों नहीं कर पाता, भले ही वो बहुत ज़्यादा हो? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग साधारण ज़िंदगी जी कर भी सुकून में रहते हैं? असली राज पैसे के गणित में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। आपका स्वागत है द क्वाइट शेल्फ पर, जहां हम किताबों की कहानियों और इंसाइट्स को थेरेपी की तरह एक्सप्लोर करते हैं। किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमें हीलिंग देती हैं, हमारे डर और सवालों का जवाब देती हैं और हमें अपने आप को समझने का मौका देती हैं। आज की किताब है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स नहीं है, यह हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे चॉइसेस की कहानी है। इस किताब के ज़रिए हम जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी और पैसों को किस तरह समझदारी से संभाल सकते हैं, ताकि पैसा हमारी ज़िंदगी पर हावी न हो, बल्कि हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सके। चैप्टर 1, पैसे को लेकर एक गहरी सच्चाई है। हम सबका नज़रिया अलग होता है। जो चीज़ किसी को समझदारी लगती है, वही किसी और को पागलपन लग सकती है। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर कोई बस अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले लेता है। मान लीजिए एक इंसान जिसने अपना बचपन गरीबी में बिताया, उसने देखा कि परिवार को रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे इंसान के लिए पैसे बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। वो चाहे अच्छी कमाई कर रहा हो, फिर भी हर रुपए को बचाने की कोशिश करेगा। अब इसके उलट सोचिए, कोई इंसान ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हो जहाँ कभी पैसों की कमी नहीं रही। उसने हमेशा पैसा आते जाते देखा। उसके लिए पैसे को खर्च करना सामान्य होगा। वो ज़्यादा रिस्क भी ले सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारा वित्तीय व्यवहार हमारे पर्सनल अनुभवों का नतीजा होता है और ये अनुभव बहुत सीमित होते हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी घटनाएं घटी हों, किसी व्यक्ति ने उनमें से सिर्फ कुछ ही देखी होती हैं, तो जाहिर है उसका नज़रिया सीमित होगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का उदाहरण लीजिए। जिसने इस संकट को करीब से देखा, उसका भरोसा शेयर मार्केट पर से उठ गया। वो शायद ज़िंदगी भर इक्विटी में निवेश करने से डरेगा। लेकिन जिसने 1990 के दशक की टेक्नोलॉजी ग्रोथ देखी, उसके लिए शेयर मार्केट सोने की खान जैसा होगा। दोनों ही लोग अपने अनुभवों के आधार पर बिल्कुल तर्कसंगत फैसले ले रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने पर एक दूसरे को पागल समझ सकते हैं। यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है। पैसे को लेकर किसी और को जज करना गलत है, क्योंकि हो सकता है जो हमें इलॉजिकल लगे वो उनके अनुभवों के हिसाब से सबसे सही हो। पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है। पैसा दरअसल साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी हर इंसान की अलग होती है। चैप्टर 2, ज़िंदगी और पैसों की दुनिया में एक बहुत गहरी सच्चाई है। भाग्य और जोखिम दोनों ही हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़े रोल निभाते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। मॉर्गन हाउसल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स और उनके बचपन के दोस्त पॉल एलन, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया, दोनों एक ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे जहाँ कंप्यूटर की सुविधा थी। उस समय अमेरिका के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर हुआ करते थे। बिल गेट्स ने इस सुविधा का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जो पूरी दुनिया को बदल गया। अगर वो किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर न होता, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी ही न लिखी जाती। अब यहीं पर उनके एक और क्लासमेट केंट इवांस का जिक्र आता है। केंट उतना ही प्रतिभाशाली था, शायद गेट्स और एलन से भी आगे निकल सकता था, लेकिन हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही उसकी एक हादसे में मौत हो गई। उसने अपनी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं पाया। यही रिस्क है जिसे हम न देख सकते हैं, न टाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बिल गेट्स सिर्फ मेहनत और दिमाग से सफल हुए? हाँ, मेहनत थी, लेकिन क्या उनके पास सही जगह और सही समय पर होने का भाग्य भी था? बिल्कुल था। और केंट इवांस का क्या? वो भी होशियार था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। यही फ़र्क है लक और रिस्क का।
ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और न ही असफलता के लिए हमेशा खुद को कोसना चाहिए, क्योंकि कई बार हालात हमारे हाथ में नहीं होते। अगर किसी की मेहनत ने फल दिया तो इसमें उसकी काबिलियत तो है, लेकिन साथ ही भाग्य का भी योगदान है। और अगर किसी की मेहनत के बावजूद नतीजे अच्छे नहीं आए तो उसमें उसकी कमी से ज़्यादा रिस्क की भूमिका हो सकती है। इसलिए जब हम दूसरों को जज करें तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हमें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। हमें सिर्फ नतीजा दिखता है, लेकिन नतीजे के पीछे की लक और रिस्क की इनविजिबल ताकतें हमें नहीं दिखती। और सबसे बड़ी सीख यही है, हमें अपनी उपलब्धियों के लिए आभारी रहना चाहिए और दूसरों की असफलताओं के प्रति दयालु, क्योंकि हो सकता है हमारी जगह अगर कोई और होता तो वो उतना सफल न होता, और किसी और की जगह अगर हम होते तो शायद हमें भी असफलता झेलनी पड़ती। ज़िंदगी गणित की तरह सीधी रेखा नहीं है, इसमें भाग्य और जोखिम दोनों अनदेखे खिलाड़ी हैं, और इन्हें समझना ही हमें और ज़्यादा विनम्र, दयालु और संतुलित इंसान बनाता है। चैप्टर 3। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अधूरा महसूस करता है। यही अधूरापन उसे और ज़्यादा पाने की दौड़ में धकेल देता है। लेकिन इस दौड़ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जितना भी मिल जाए वो कभी पर्याप्त नहीं लगता। मॉर्गन हाउसल इस बात को समझाने के लिए रजत गुप्ता की कहानी बताते हैं। रजत गुप्ता दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म मैककिन्सी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। एक अनाथ बच्चा जिसने ज़िंदगी की शुरुआत बहुत कठिन हालात से की, दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट थ्रोन तक पहुंचा, लेकिन यहाँ रुकना उसे मंजूर नहीं था। उसे और चाहिए था, पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस। और इसी चाह ने उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में डाल दिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। उसके पास पहले ही इतना सब कुछ था जिसकी कल्पना करोड़ों लोग कर भी नहीं सकते, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाया। अब सोचिए, एक तरफ रजत गुप्ता की कहानी है और दूसरी तरफ वॉरेन बफे जैसे इंसान की। बफे के पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत सरल है। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। उन्होंने अपनी दौलत का अधिकांश हिस्सा दान करने का वादा किया है। बफे समझते हैं कि कब काफ़ी है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। हमें लगता है कि अगर उसके पास मुझसे ज़्यादा है तो मुझे भी और चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुलना कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा ही। अगर आप उस दौड़ में उतर गए तो ये एक अंतहीन चक्र है जहाँ संतोष नाम की चीज़ गायब हो जाती है। पैसे का असली मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खरीद पाएं। पैसे का असली मतलब है आज़ादी, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। लेकिन अगर आप हमेशा और ज़्यादा चाहते रहेंगे तो ये आज़ादी कभी नहीं मिल पाएगी। काफ़ी कहने का साहस बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि वही आपको अंदर से अमीर बनाता है। अगर आपके पास अपने सपनों के हिसाब से ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में शांति है और आप संतुष्ट महसूस करते हैं, तो आप असल में अमीर हैं। अगर रजत गुप्ता जैसी कहानियाँ हमें लालच के अंधेरे पहलू से सावधान करती हैं, तो वॉरेन बफे जैसे उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि संतोष ही असली संपत्ति है। ज़िंदगी का मकसद सब कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि जो मिला है उसमें सुकून पाना है। और जब ये समझ आ जाती है तभी इंसान असली मायनों में सफल बनता है। चैप्टर 4। पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज तेज़ी से दौड़ना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है। ज़िंदगी और निवेश दोनों में चमत्कार पेशेंस और कंसिस्टेंसी से पैदा होता है। मॉर्गन हाउसल इस बात को समझने के लिए फिर से वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। वॉरेन बफे को लोग द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। उनकी संपत्ति 80 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी दौलत का लगभग 99% हिस्सा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया?
इसका मतलब ये है कि उनकी असली ताकत उनका दिमाग नहीं बल्कि उनका धैर्य था। सोचिए, अगर बफे ने निवेश करना 30 की उम्र में शुरू किया होता और 60 तक रुक जाते तो क्या वे आज इतने अमीर होते? शायद नहीं। उनकी संपत्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से बढ़ी, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके उसे बढ़ने का मौका दें। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपका पैसा न केवल आपके लिए काम करता है बल्कि आपका पैसा जो कमाता है वो भी आपके लिए काम करने लगता है। ये एक पेड़ लगाने जैसा है। पहले साल एक छोटा पौधा होता है, दूसरे साल वो थोड़ा बड़ा होता है और धीरे धीरे वो एक विशाल बरगद बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको उस पौधे को समय देना होगा। दिक्कत ये है कि हम इंसान शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के आदी हैं। हम चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें और कल अमीर हो जाएं, लेकिन असली खेल पेशेंस का है। बफे का जादू उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं, उनकी आदत में छुपा है। उन्होंने कभी कंपाउंडिंग का खेल बीच में नहीं रोका। मॉर्गन हाउसल ये भी कहते हैं कि चमत्कार छोटे छोटे गेन से पैदा होता है। 8% या 10% रिटर्न हमें भले बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप उसे 30-40 साल तक लगातार बनाए रखें तो वो ऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ में बदल जाते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, हमारी हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, नॉलेज सब पर कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी सीखते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो समय के साथ वो छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। लोगों को लगता है कि अमीर बनने का मतलब है बड़ी रिस्क लेना, बड़े दांव खेलना, बड़े शॉर्टकट्स ढूंढना, लेकिन बफे की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनने का असली तरीका है छोटा शुरू करना और उसे लंबा निभाना। तो अगली बार जब आपको लगे कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, याद रखिए स्लो ही फास्ट है। आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी कामयाबी है, और कंपाउंडिंग का ये जादू उन्हीं के लिए है जो धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं। चैप्टर 5। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ी कला है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अमीर बने रहना अक्सर बुद्धिमत्ता से ज़्यादा डर और सतर्कता से जुड़ा होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, यानी आपको भरोसा रखना होगा कि आपकी मेहनत और आपका निवेश आगे चलकर बढ़ेगा। लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक होना पड़ेगा, यानी हमेशा ये मानकर चलना होगा कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग भी अचानक सब कुछ खो बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि खेल हमेशा उनके हिसाब से ही चलेगा। एमेच्योर्स पैसा बनाते हैं, लेकिन लेजेंड्स पैसे बचाते हैं। हाउसल एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बनाने में एक विजनरी थे, लेकिन बिल गेट्स के बिजनेस पार्टनर पॉल एलन हमेशा उन्हें रिमाइंड कराते रहते थे कि हमें बैकअप प्लान चाहिए, हमें सुरक्षित रहना है। बिल गेट्स ने अपने कॉलेज के कंप्यूटर लैब का एक्सेस भी केवल इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, यानी उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। पैसा बचाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर डर के जीना है। इसका मतलब बस इतना है कि आपको मानना होगा कि भविष्य अनिश्चित है। आज जो प्लान काम कर रहा है कल फेल हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सेफ्टी नेट रखना चाहिए। अमीर बनने के लिए रिस्क ज़रूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी और सावधानी और भी ज़रूरी है। ये समझना कि आप हमेशा लकी नहीं रहेंगे और दुनिया हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो अचानक खूब पैसे कमाते हैं, स्टॉक मार्केट से, बिजनेस से या किसी अपॉर्चुनिटी से, लेकिन कुछ ही सालों में सब खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विनिंग स्ट्रीक कभी ख़त्म नहीं होगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा बचाने के लिए एक सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए,
यानी आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि आप खेल में टिके रहें। अगर आप टिके रहे तो आगे जीतने के मौके खुद ही मिलेंगे। इसलिए असली स्मार्टनेस ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, लेकिन ये है कि आप कितना बचा सकते हैं और उसे कितने समय तक संभाल सकते हैं। Getting wealthy requires taking risk. Staying wealthy requires humility, fear and a little paranoia. और यही बैलेंस आपके लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। चैप्टर 6। ज़िंदगी और निवेश दोनों में अक्सर हमारी उम्मीदों से उलट होता है। हम सोचते हैं कि हमारी सफलता हर छोटे छोटे फैसले का नतीजा है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी असली सफलता कुछ गिने चुने बड़े फैसलों और घटनाओं पर टिकी होती है। मॉर्गन हाउसल इसे टेल्स यू विन कहते हैं। वो समझाते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां एवरेज रहती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती हैं कि वो पूरी इकोनॉमी का चेहरा बदल सकती हैं। इन्हीं को टेल्स कहा गया है, यानी रेयर इवेंट्स जो सब कुछ बदल देते हैं। ज़िंदगी भी यही सच है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को देखें तो उनकी 100 रिसर्च पेपर्स में से 99 एवरेज रहते हैं, लेकिन बस एक डिस्कवरी, एक टेल इवेंट इतना बड़ा असर डालती है कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। न्यूटन ने जितना गणित किया उतना सबको याद नहीं, लेकिन ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन ने दुनिया बदल दी। हम अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से डर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर असफलताएं मायने ही नहीं रखती। असली मायने सिर्फ कुछ रेयर सक्सेसेस के होते हैं, और अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इवेंचुअली वो एक बड़ा मोमेंट आपके हिस्से में आएगा जो आपकी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल देगा। हाउसल कहते हैं कि निवेश की दुनिया में भी यही नियम है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवरेज होंगे, कुछ फेल भी करेंगे, लेकिन जो कुछ रेयर विनर्स मिलते हैं वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को चमका देते हैं। इसलिए पेशेंस रखना और लगातार खेल में बने रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि रिश्तों और करियर में भी काम करता है। आपके 100 सोशल इंटरैक्शंस में से बस कुछ ही लाइफ चेंजिंग होंगे। शायद एक ही दोस्त, एक ही टीचर या एक ही मेंटर आपके पूरे सफ़र का नक्शा बदल देंगे। इसलिए हमें फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी लाइफ आपको एक टेल देगी, वो रेयर इवेंट वो इतनी ताकतवर होगी कि बाकी सारी असफलताओं को मिटा देगी। चैप्टर 7। अगर आप किसी इंसान से पूछें कि उसे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए तो वो अलग अलग जवाब देगा। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा शोहरत, कोई कहेगा बड़ा घर या शानदार गाड़ी। लेकिन अगर इन सब के पीछे असली वजह देखी जाए तो हर कोई दरअसल एक ही चीज़ चाहता है, अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल, यानी आज़ादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली संपत्ति वही है जो आपको अपनी मर्ज़ी से जीने की ताकत देती है। पैसा सिर्फ तभी मायने रखता है जब वो आपको अपने टाइम, अपनी चॉइसेस और अपनी शर्तों पर जीने का मौका दे। हम अक्सर पैसा इकट्ठा करने में ही उलझ जाते हैं, लेकिन अगर पैसा हमें अपनी पसंद का काम करने, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने या बिना डर के फैसले लेने की ताकत नहीं देता तो उसका क्या मतलब रह जाता है। हाउसल एक बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं, Money's greatest intrinsic value is its ability to give you control over your time। यानी पैसों की सबसे बड़ी असली वैल्यू वही है कि वो आपको आपके समय पर आज़ादी देता है। सोचिए, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हों, लेकिन आपको हर सुबह वही नापसंद नौकरी करनी पड़े, हर रोज़ दूसरों के कहने पर काम करना पड़े, तो क्या आप खुद को अमीर मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप साधारण आमदनी के साथ अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने टाइम का मालिक बन चुके हैं, तो आप सच में अमीर हैं। ज़िंदगी का असली लग्जरी यही है, अपनी सुबहें अपनी मर्ज़ी से शुरू करना, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करना और जब चाहो तब आराम कर लेना। अगर आप कम में खुश रहना सीख लेते हैं तो थोड़े पैसे भी आपको आज़ादी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशें हमेशा बढ़ती रहेंगी तो करोड़ों रुपए भी आपको गुलाम बना देंगे।
इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली अमीरी का पैमाना आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके शेड्यूल में छिपा है। आपके पास अपने दिन का कितना हिस्सा अपनी मर्जी से बिताने की ताकत है, यह असली सक्सेस है। पैसा कमाइए, लेकिन इस नज़रिए से कि वो आपको फ्रीडम दे, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है कि आप कह सकें, मैं अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ। यही है असली संपत्ति। चैप्टर 8। सोचिए, आप सड़क पर चलते हुए एक शानदार कार देखते हैं, शायद कोई चमचमाती स्पोर्ट्स कार या बड़ी सी लग्जरी एसयूवी। उस पल आपके दिमाग में क्या आता है? आप सोचते हैं, वाह कैसी गाड़ी है, काश ये मेरी होती। लेकिन गौर कीजिए, उस समय आप उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होते जो गाड़ी चला रहा है। आपकी नज़र सिर्फ कार पर टिकी होती है। मॉर्गन हाउसल इस भ्रम को मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोग हमें देखकर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि ज़्यादातर लोग हमें नहीं बल्कि हमारी चीज़ों को देखते हैं और फिर अपने लिए उस चीज़ की इच्छा करने लगते हैं। यानी अगर कोई आपको महंगी कार में देखता है तो वो ये नहीं सोच रहा कि वाह कितना काबिल इंसान है, बल्कि वो यह सोच रहा है कि काश ये कार मेरी होती। इस तरह चीज़ों के ज़रिए इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादातर नाकाम हो जाती है, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपके पोजीशन से कनेक्ट करते हैं। हाउसल कहते हैं कि सम्मान और इज़्ज़त कमाने का असली तरीका है अपनी वैल्यूज़ और अपने व्यवहार से दूसरों के दिल में जगह बनाना। पैसा और शोहरत कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन असली रिस्पेक्ट वही है जो आपकी शख्सियत से अंदर से आती है। तो सवाल ये है, क्या हम चीज़ों के ज़रिए लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं या अपनी असलियत के ज़रिए उनका रिस्पेक्ट जीतना चाहते हैं? इसलिए अगर आप दूसरों की इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वैसे इंसान बनें जिनके लिए लोग कहें, ये गाड़ी वाला इंसान नहीं बल्कि ये इंसान अपने आप में ही बड़ा है। यही है इस पैराडॉक्स का सच। चैप्टर 9। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीरी और दौलत का मतलब है महंगी कारें, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और चमचमाती घड़ियाँ, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो आप देखते हैं वो अक्सर खर्चा होता है, संपत्ति नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत वो है जो नज़र नहीं आती, वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो रिसोर्सेज जिन्हें आपने बचा कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपके भविष्य के लिए साइलेंटली बढ़ रही हैं। सोचिए, जब कोई शख्स एक महंगी कार खरीदता है तो बाहर वाले लोग सोचते हैं, वाह कितना अमीर है, लेकिन असलियत में उस कार के लिए खर्च किया गया पैसा अब उसकी दौलत नहीं रहा, वो तो अब बस एक डिप्रिशिएटिंग चीज़ बन गई है। अमीरी दिखाने वाली चीज़ें ज़्यादातर समय अमीरी घटा देती हैं। हाउसल कहते हैं, अमीर वो नहीं है जो बहुत कुछ खर्च करता है, बल्कि वो है जो खर्च करने से बच जाता है। अमीर वो नहीं जो दुनिया को दिखाता है कि उसके पास कितना है, बल्कि वो है जिसके पास इतना है कि उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों हों, लेकिन आप साधारण कपड़े पहनते हों, साधारण गाड़ी चलाते हों और किसी को अंदाज़ा तक ना हो कि आपके पास कितना है। यही है असली वेल्थ, क्योंकि वो सुरक्षित है, बढ़ रही है और आपको ताकत दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले सकें। तो अगली बार जब आप किसी की फ्लैशी लाइफस्टाइल जीते हुए देखें, याद रखिए वो वेल्थ नहीं है। वेल्थ है जो नज़र नहीं आती, और वही वेल्थ है जो आपको सच्ची ताकत और सच्ची आज़ादी देती है। चैप्टर 10। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज़्यादा कमाना, ज़्यादा इन्वेस्ट करना और ज़्यादा रिस्क लेना, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ बनाने का सबसे ज़रूरी और सबसे अंडररेटेड तरीका है पैसे बचाना। सोचिए, अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ती जाए लेकिन आपके खर्चे उसी स्पीड से बढ़ते रहें तो आपके पास क्या बचता है? असल में रिच बनने और रिच दिखने में यही फ़र्क है। जो लोग अमीर दिखने के चक्कर में खर्च कर देते हैं वो कभी असली वेल्थ नहीं बना पाते। हाउसल कहते हैं कि वेल्थ का सीक्रेट कोई हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि हाई सेविंग रेट है, क्योंकि रिटर्न पर आपका कंट्रोल नहीं है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, लेकिन आप कितना बचाते हैं उस पर पूरा कंट्रोल आपका है। मान लीजिए 2 लोग हैं,
एक हर साल 20% रिटर्न पाता है लेकिन बचाता सिर्फ 5% है। दूसरा बस 7% रिटर्न पाता है लेकिन बचाता 40% है। कुछ साल बाद असली अमीर कौन होगा? जाहिर है वो इंसान जिसने ज़्यादा बचाया। सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, करियर बदल सकते हैं, किसी मुश्किल समय में सरवाइव कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अगर आपकी सेविंग्स नहीं है तो आप मजबूर हैं हर छोटी बड़ी कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। पैसे बचाने का मतलब है आप आज अपनी कंफर्ट और लग्जरी को थोड़ा कम करके कल की फ्रीडम खरीद रहे हैं। ये सेल्फ कंट्रोल की बात है, सेक्रीफाइस की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्लैरिटी की बात है। क्लैरिटी कि आपको सच में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी सिर्फ चाहत है। हाउज़ल कहते हैं लोग पैसे बचाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप लाइफस्टाइल लूज़ नहीं कर रहे, आप फ्यूचर लाइफस्टाइल बाय कर रहे हैं। सेविंग एक ऐसा वेपन है जो हर किसी के पास हो सकता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बचा सकता है, और यही वो चीज़ है जो लॉन्ग रन में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। तो लेसन साफ है, आप कितनी इनकम कमाते हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप कितना बचाते हैं, क्योंकि पैसा कमाना आपके कंट्रोल में नहीं है, रिटर्न मार्केट के कंट्रोल में है, लेकिन सेविंग वो पूरी तरह आपके हाथ में है और वही है आपकी असली स्ट्रैटेजी। चैप्टर 11। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि डिसीजंस लेते समय हमेशा रेशनल बनो, लेकिन मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं लाइफ और मनी में ज़रूरी ये नहीं कि आप परफेक्टली रेशनल हो, बल्कि ये कि आप रीज़नेबल हो। रेशनल का मतलब है प्योर लॉजिक के हिसाब से डिसीजंस लेना, जैसे कोई कंप्यूटर लेगा, लेकिन इंसान कंप्यूटर नहीं है। हमारे पास इमोशंस हैं, डर हैं, सपने हैं, हैबिट्स हैं। इसलिए प्रैक्टिकल ज़िंदगी में पूरी तरह रेशनल होना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कभी कभी नुकसानदायक भी। सोचिए, अगर कोई कहे कि स्टैटिस्टिकली स्टॉक मार्केट हमेशा लंबे समय में ग्रो करता है, तो रैशनल डिसीजन होगा कि आप अपना सारा पैसा मार्केट में डाल दो, लेकिन रीज़नेबल डिसीजन ये होगा कि आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना लॉस सहने की कैपेसिटी है, क्योंकि अगर अचानक गिरावट आई तो पैनिक में आप सब बेच दोगे और असली नुकसान वहीं होगा। हाउज़ल कहते हैं कि रीज़नेबल होने का मतलब है ऐसे फैसले लेना जो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल हों, जिन्हें आप इमोशनली और प्रैक्टिकली हैंडल कर पाओ। उदाहरण के लिए, कोई इंसान लॉजिकली कैलकुलेट करके डिसाइड करता है कि उसे हाउस रेंट पर लेना है क्योंकि वो फाइनेंशियली बेटर है, लेकिन अगर उसका सपना हमेशा से अपना घर होने का रहा है और घर होने से उसे सेटिस्फैक्शन और स्टेबिलिटी मिलती है, तो उसके लिए घर खरीदना रीज़नेबल है। शायद रेशनल ना हो, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ नंबर से नहीं चलती। हाउज़ल कहते हैं कि फाइनेंस कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, ये एक पर्सनल जर्नी है जिसे मैनेज करना है, और मैनेज करने का बेस्ट तरीका है रीज़नेबल रहना। तो सबक ये है कि परफेक्टली रेशनल बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड रीज़नेबल बनो, ऐसे डिसीजंस लो जो आप अच्छे से समझ पाओ, जिनके साथ आप कंफर्टेबली जी सको और जो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और पीस दें। चैप्टर 12। हम सबको लगता है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, हिस्ट्री सरप्राइजेस का कलेक्शन है। सबसे बड़ी घटनाएं हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हो, ग्रेट डिप्रेशन हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर कोविड पैंडेमिक। इन सब ने दुनिया को बदल दिया और किसी ने इन्हें परफेक्ट तरीके से प्रेडिक्ट ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं फ्यूचर पास्ट जैसा होगा, लेकिन रियलिटी में फ्यूचर हमेशा कुछ ऐसा लाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। यही रीज़न है कि प्रेडिक्शंस बार बार फेल होते हैं। फाइनेंस में भी यही होता है। स्टॉक मार्केट क्रैशेस रेयरली किसी ओल्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। नए कारण, नई वजहें, नई कंडीशंस होती हैं। इसलिए पास्ट डेटा हेल्पफुल है, लेकिन गारंटी नहीं देता।
तो सवाल ये है कि अगर फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं? हाउज़ल का जवाब सिंपल है, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अनसर्टेनिटी ज़िंदगी का हिस्सा है। प्लान बनाइए, लेकिन साथ ही ये मानकर चलिए कि चीज़ें वैसे नहीं भी हो सकती हैं जैसे आपने सोचा है। सरप्राइज़ का मतलब ये भी है कि कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। अचानक मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस या कोई चांस एनकाउंटर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सरप्राइजेस सिर्फ नेगेटिव नहीं होते। तो सबक ये है कि प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर रहना। अनसर्टेनिटी से लड़ो मत, उसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है तो आप पैनिक कम करते हो और अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हो। यही रियल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 13। ज़िंदगी और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा झूठ यही है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। किसी भी प्लान में हमेशा एरर की गुंजाइश होती ही है। इसी को मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं रूम फॉर एरर। रूम फॉर एरर का मतलब है सेफ्टी मार्जिन रखना। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी या इन्वेस्टमेंट्स ऐसे डिज़ाइन करो कि अगर चीज़ें थोड़ी गलत हो भी जाएं तो भी आप सरवाइव कर सको। सोचिए, अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो और ब्रिज पर मैक्सिमम 10,000 किलो लोड आने वाला है, तो आप उसे सिर्फ 10,000 किलो के लिए डिज़ाइन नहीं करोगे, आप उसे 15,000 या 20,000 किलो के लिए डिज़ाइन करोगे। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है। ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। यही है सेफ्टी मार्जिन। फाइनेंस में भी यही रूल है। अगर आपकी ज़िंदगी एकदम कैलकुलेशन पर चल रही है, जैसे हर महीने इनकम आई तो ही बिल्स भर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट्स बस रिटर्न्स देते रहें तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि एक छोटी सी गलती या क्राइसिस आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को हिला सकती है। रूम फॉर एरर का मतलब है एक्स्ट्रा बचत रखना, थोड़ा ज़्यादा कैश रखना, इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना। इसका मतलब है कि आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मानते हो और उसके अगेंस्ट कुशन बनाते हो। हाउज़ल कहते हैं रूम फॉर एरर आपके ईगो के खिलाफ जाता है। ईगो कहता है मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है क्या होगा। लेकिन रियल विजडम ये है कि आप मानो कि आपको सब कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप घर खरीद रहे हो और बैंक कहता है कि आप 50 लाख तक लोन ले सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 50 लाख का ही घर लो। आप थोड़ा कम में भी खुश रह सकते हो, ताकि अगर कभी इनकम कम हो जाए या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो भी आप मैनेज कर सको। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल है। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हर जगह रूम फॉर एरर ज़रूरी है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बैकअप, थोड़ा पेशेंस, यही आपको लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैप्टर 14। हम इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जैसे कि वो बिल्कुल आज जैसा ही होगा। हमें लगता है कि जो चीज़ें हमें आज चाहिए वही कल भी चाहिए होंगी, लेकिन सच ये है कि हम खुद बदलते रहते हैं। हमारी सोच बदलती है, हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और हमारी ज़रूरतें भी। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं फ्यूचर में हम कौन होंगे हमें खुद नहीं पता। एग्ज़ाम्पल देखिए, जब आप 18 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि आपके लाइफ गोल्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन 28 की उम्र आते आते वो गोल्स बदल जाते हैं, फिर 38 पर और बदल जाते हैं, और ऐसा बार बार होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान्स ऐसे बनाते हैं जैसे कि हमारी करंट आइडेंटिटी हमेशा वैसे ही रहेगी, जैसे करियर, इन्वेस्टमेंट्स, शादी या इवन रिटायरमेंट प्लान्स। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ आपको आज इम्पॉर्टेंट लगती है, हो सकता है 10 साल बाद वो इररिलेवेंट लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी और भी ज़रूरी है। हाउज़ल कहते हैं सेव मनी, इन्वेस्ट वाइजली, लेकिन ये मत अज्यूम करो कि फ्यूचर में आपके डिज़ायर्स आज जैसी ही होंगी। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और साल 2 साल बाद वो आपको उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, या कॉलेज में जो ड्रीम जॉब लगती थी उसमें पहुंचने के बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद ये हैप्पीनेस नहीं दे रही। यही रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग करना बेकार है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग को रिजिड मत बनाओ। अपनी ज़िंदगी को ऐसे डिज़ाइन करो कि बदलते डिज़ायर्स और बदलती सिचुएशंस को एडजस्ट कर सको।
तो लेसन साफ है, हम बदलते रहेंगे, हमारी चॉइसेस, गोल्स और आइडेंटिटी भी। इसलिए प्लानिंग में हमेशा जगह छोड़ो बदलाव की। खुद को उस फ्लेक्सिबिलिटी का लग्जरी दो ताकि जब फ्यूचर को आप प्रेजेंट में आए तो वो रिग्रेट ना करे कि आपने सब कुछ पत्थर पर लिखा हुआ मान लिया था। चैप्टर 15। ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। कभी वो कीमत पैसे के रूप में होती है, कभी समय के रूप में, कभी मेंटल पीस के रूप में। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर उस हिडन प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्री में रिटर्न नहीं देती। स्टॉक मार्केट से लेकर बिजनेस तक हर जगह आपको कोई ना कोई कॉस्ट चुकानी पड़ती है, कभी रिस्क के रूप में, कभी पेशेंस के रूप में और कभी अनसर्टेनिटी के रूप में। सोचो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इजी लगता है, लेकिन उसकी असली कीमत क्या है? उसकी असली कीमत है वोलेटिलिटी को सहना, गिरते दामों में पैनिक ना करना और सालों तक पेशेंस रखना। अगर आप ये प्राइस नहीं चुकाना चाहते तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। इसी तरह करियर में ग्रोथ भी फ्री नहीं है। उसके लिए आपको देर रात तक काम करना होगा, फेलियर झेलना होगा और कई बार सेक्रीफाइसेस करने होंगे। रिलेशनशिप्स भी फ्री नहीं है, वहाँ प्राइस है टाइम, ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल एनर्जी। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग ये मानते हैं कि हमें चीज़ें फ्री मिलेंगी। वो चाहते हैं बिना मेहनत के सक्सेस, बिना रिस्क के रिटर्न और बिना पेन के ग्रोथ। लेकिन ट्रुथ ये है कि हर जगह एक टिकट प्राइस लिखा हुआ है। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप प्राइस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो असल में आप फ्यूचर में ज़्यादा बड़ी कीमत चुका रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपनी हेल्थ पर मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर में हॉस्पिटल बिल्स और सफरिंग का बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट लोग ये जानते हैं कि हर डिसीजन का हिडन कॉस्ट है और वो कॉस्ट पहले से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इन्वेस्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मार्केट गिर सकती है और यही प्राइस है रिटर्न पाने का। या कोई स्टूडेंट कहता है, हाँ मुझे नींद सेक्रीफाइस करनी होगी, यही प्राइस है मेरे ड्रीम जॉब की। तो रियल विजडम यही है कि आप हमेशा खुद से पूछो, मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ उसकी असली कीमत क्या है? क्या मैं वो चुकाने को तैयार हूँ? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो इल्यूशन में मत रहो कि चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। चैप्टर 16। हम अक्सर कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी और ने एक डिसीजन लिया और उसे सक्सेस मिली तो वही डिसीजन हमें भी लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, उसके गोल्स अलग होते हैं और उसके सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो दूसरों के डिसीजंस को कॉपी करते हैं। कोई कहता है कि उसने एक रिस्की स्टॉक से करोड़ों कमाए, तो हम भी वही करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं और उसकी टाइमलाइन भी अलग है। एग्जाम्पल लो, एक 22 साल का सिंगल लड़का रिस्की स्टॉक्स में पैसे डालता है। अगर वो हार भी गया तो उसके पास रिकवर करने का टाइम है। लेकिन अगर एक 45 साल का फैमिली मैन वही डिसीजन लेगा तो उसके लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी अलग होते हैं। कोई फास्ट ग्रोथ चाहता है, कोई स्टेबिलिटी, कोई रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। और दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि उनके गोल्स अलग हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता सही है। हम दूसरों को जज करते हैं, ये क्यों सेल्फ खेल रहा है या ये क्यों इतना रिस्क ले रहा है। लेकिन ट्रुथ ये है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं और यही प्रिंसिपल सिर्फ फाइनेंस में नहीं, लाइफ में भी लागू होता है। रिलेशनशिप्स, करियर चॉइसेस, लाइफस्टाइल, सब जगह लोग अपने पर्सनल कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं क्योंकि ज़िंदगी और फाइनेंस दोनों में वन साइज़ फिट्स ऑल कभी काम नहीं करता। चैप्टर 17। हम सब ने नोटिस किया होगा कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अखबार हो या टीवी, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्राइसिस आया है या मार्केट गिरा तो वो खबर बार बार दिखाई जाती है और हम भी उसे ज़्यादा ध्यान से कंज्यूम करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इसका कारण ये है कि इंसान की साइकोलॉजी ही ऐसी बनी है कि वो डेंजर और लॉस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है।
हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सर्वाइवल के लिए यही ज़रूरी था। अगर आप किसी बुरी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो शायद आप जिंदा ही नहीं रहते। इसी वजह से नेगेटिविटी हमें ज़्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल लगती है। फाइनेंस में भी यही होता है। अगर कोई कहे कि इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो लोग ध्यान देंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है तो हर कोई पैनिक हो जाएगा। और अक्सर लोग एक्शन भी इसी पैनिक में लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हिस्ट्री हमें बताती है लॉन्ग टर्म में दुनिया ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। हाँ, बीच बीच में गिरावटें आती हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमेशा अपवर्ड रहा है। एग्जाम्पल देखो, मार्केट हर 10-12 साल में गिरता है, कभी रिसेशन आता है, कभी क्रैश, लेकिन उसके बाद हमेशा रिकवरी भी होती है। जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते, और जो थोड़ी गिरावट झेल लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में विनर्स बनते हैं। तो लेसन ये है कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी ज़्यादा लाउड और अट्रैक्टिव होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म ही काम करता है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे तो आप ग्रोथ के सारे अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे। ज़िंदगी में भी यही प्रिंसिपल है। प्रॉब्लम्स और फेलियर्स हमें तुरंत दिखते हैं और डराते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंस रखें तो हमें समझ आता है कि ओवरऑल लाइफ का ग्राफ भी अपवर्ड जाता है, लर्निंग, ग्रोथ और हैप्पीनेस की तरफ। चैप्टर 18। हम सब इंसान नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से नहीं, कहानियों से सोचते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि स्टॉक मार्केट 8% रिटर्न देता है तो शायद वो इतना एक्साइटेड ना हो। लेकिन अगर कोई कहानी सुनाए, मेरे दोस्त ने मार्केट में इन्वेस्ट किया और 5 साल में करोड़पति बन गया, तो लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रीज़न सिंपल है। स्टोरीज़ हमारे दिमाग के लिए रिलेटेबल होती हैं, आसान होती हैं और इमोशनल होती हैं, जबकि नंबर्स ड्राई लगते हैं। फाइनेंस में यही वजह है कि कई लोग स्कैम्स या अनरियलिस्टिक स्कीम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कहानी सुनते हैं, यहाँ पैसे दोगे तो डबल होकर लौटेंगे, और उस कहानी में वो अपनी होप और ड्रीम्स को देख लेते हैं। भले ही लॉजिक कह रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल और अट्रैक्टिव होती है कि दिमाग उसे मान ही लेता है। असल में ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। ज़िंदगी के हर हिस्से में हम इजी स्टोरीज़ प्रेफर करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंप्लीफाई करके एक छोटी कहानी बना देता है और हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिंपल कहानी में वो सारे डिटेल्स नहीं होते जो असली पिक्चर समझने के लिए चाहिए, और यही जगह है जहाँ लोग गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, कहानी सुनना बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आप कहानी के पीछे का डेटा भी देखें। सिर्फ स्टोरी के आकर्षण में फंसकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। स्टोरी ज़रूरी है क्योंकि हमें वो कनेक्ट करती है, लेकिन अगर हमें सही डिसीजन लेना है तो हमें स्टोरी और रियलिटी दोनों को समझना होगा। सिर्फ आसान कहानियों पर भरोसा करना लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। चैप्टर 19। अब तक हमने इस किताब में कई अलग अलग कहानियाँ और इंसाइट्स देखी। हर चैप्टर ने हमें पैसे और ज़िंदगी के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन अब मॉर्गन हाउसल इन सब को जोड़कर हमें एक फाइनल सारांश देते हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए सबसे प्रैक्टिकल और यूज़फुल है। सबसे पहले उन्होंने हमें सिखाया कि फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपके डिसीजंस इस पर डिपेंड करते हैं कि आप डर, लालच और उम्मीद को कैसे संभालते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पैसा सिर्फ खर्च या निवेश करने की चीज़ नहीं है, ये फ्रीडम खरीदने का टूल है। असली लग्जरी वही है जहां आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सको। किताब ने हमें ये याद दिलाया कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन को समझो। मॉर्गन ने फिर ये भी समझाया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आता है, न कि इंस्टेंट गेन से। छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होकर बड़ी बनती हैं। और सबसे बड़ा लेसन ये है, रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ी सेफ्टी मार्जिन हमेशा रखो और ये मान कर चलो कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। अगर हम इन सभी लेसन्स को एक सेंटेंस में समराइज़ करें तो वो ये है, पैसे को ऐसे मैनेज करो कि वो तुम्हें खुशी और आज़ादी दे, न कि तनाव और कंपैरिजन।
आखिरकार मनी मैनेजमेंट सिर्फ धनवान बनने के बारे में नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड पाने के बारे में है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के बारे में है। और यही इस किताब का सबसे गहरा मैसेज है। इस किताब के आखिरी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें अपने प्राइवेट मनी रूल्स बताते हैं। ये रूल्स परफेक्ट या यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपने लिए कैसे एक सिंपल और पीसफुल फाइनेंशियल लाइफ बनाई। सबसे पहले वो कहते हैं कि उनका गोल कभी भी रिचेस्ट बनने का नहीं रहा है। उनका गोल है कि वो अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सकें। उनके लिए पैसा सिर्फ फ्रीडम का सोर्स है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, जितना बचा सकते हैं उतना सेव करो और सिंपल इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। वो ये भी मानते हैं कि प्रिडिक्शन पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इकोनॉमी या मार्केट का फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लान का ऐसा बना रखा है कि वो अनसर्टेनिटी को सर्वाइव कर सके। मॉर्गन ओपनली मानते हैं कि वो कभी कभी पैसे खर्च करने में इरेशनल भी हो जाते हैं। जैसे उन्हें कार का शौक़ है। वो कहते हैं हर इंसान के पास कुछ ऐसे खर्च होंगे जो प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे, लेकिन वो उसे खुश करते हैं और ये भी ज़रूरी है। उनकी फ़िलॉसफ़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। वो ज़्यादा फोकस सेविंग्स पर रखते हैं, न कि इनकम बढ़ाने पर, क्योंकि उनका मानना है कि कंट्रोल सेविंग में है, इनकम में नहीं। आखिरकार वो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से पैसे का यूज़ करना। पैसा तभी मीनिंगफुल है जब वो आपके ड्रीम्स और पीस को सपोर्ट करे। तो इस किताब का अंत हमें ये मैसेज देकर होता है कि पैसा सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने का टूल नहीं है। पैसा एक कहानी है और वो कहानी आपको खुद लिखनी है। अगर आप इसे समझ गए तो आपने फाइनेंस की असली कला समझ ली। तो दोस्तों, यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको इस किताब से सीखे हुए लेसन्स ने छुआ है तो इसे अपने दिल और दिमाग में ज़रूर जगह दें। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नंबर्स पर नहीं बल्कि वैल्यूज़ पर लें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो द क्वाइट शेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी ऐसी किताबों के ज़रिए आपकी आत्मा को हीलिंग और आपकी सोच को क्लैरिटी दे सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक याद रखिए, पैसा सिर्फ कहानी है और वो कहानी आपको खुद लिखनी है।